नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, जेआईबी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस आप बैंकर साथी चैनल पर देख सकते हैं। वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो जेआईबी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो जेआईबी के पेपर 3 से रिलेटेड हैं, लीगल एंड रेगुलेटरी अफेयर्स ऑफ बैंकिंग, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, और ये सेट 1 है इसका। तो शुरू करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन है बैंकर्स लियन इज एन। तो ऑप्शन है कि बैंकर्स लियन क्या है, उसको हम क्या कह सकते हैं। हाइपोथिकेशन है क्या। ऑप्शन बी है मॉर्गेज, इम्प्लाइड प्लेज या प्लेज। तो बैंकर्स लियन जो होता है वो इम्प्लाइड प्लेज होता है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, बैंकर्स लियन इज एन इम्प्लाइड प्लेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ डैश गुड्स बैंकर्स लियन इज नॉट एप्लीकेबल। तो बैंकर का लियन कौन से केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, किन गुड्स पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए है ओनर्स गुड, यानी कि जो ओनर है उसका उन्होंने खुद ही प्लेज दी है बैंकर को वो गुड्स, तो उन पर नहीं होगा। या स्टोलन गुड्स, चोरी की है। फिनिश्ड गुड्स हैं, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें साथियों जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, स्टोलन गुड्स। तो कोई चोरी की अगर वस्तुएं हैं तो उन पर बैंकर्स लियन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। या नेग्लिजेंटली अगर कोई गुड्स छूट गई हैं बैंक में प्रमाइसिस में, उन पर भी बैंकर्स लियन लागू नहीं होगा। केवल उन्हीं पर होता है जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आई होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइट ऑफ सेट ऑफ इज। तो राइट ऑफ सेट ऑफ जो है क्या है। कस्टमर का राइट है, कस्टमर्स राइट, बी बैंकर्स राइट, सी बैंकर्स ऑब्लिगेशन, या डी नन ऑफ दीज। तो राइट टू सेट ऑफ जो है वो बैंकर्स राइट है, बैंकर का अधिकार है। और इसमें क्या होता है कि बैंकर के पास ये राइट होता है कि अगर अमाउंट ड्यू है किसी लोन में, किस्त वगैरह ड्यू है, और कोई कस्टमर है उसका कोई क्रेडिट अकाउंट भी है, यानी कि कोई डिपॉजिट अकाउंट भी है, तो उसको वो सेम कैपेसिटी में है तो वो अमाउंट वहाँ से एडजस्ट किया जा सकता है। बेसिकली एक अकाउंट डेबिट में है, एक अकाउंट क्रेडिट में है, दोनों सेम कैपेसिटी में है, तो फिर उनको उनको आपस में एडजस्ट कर सकता है बैंकर। और यही बैंकर का जो राइट है वो सेट ऑफ का राइट है। इजी लैंग्वेज में इतना ही है। तो ये राइट टू सेट ऑफ जो है वो बैंकर का राइट है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो बैंकिंग कंपनी कैन होल्ड एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी हाउसएवर एक्वायर्ड एक्सेप्ट सच एज इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स ओन यूज़ फॉर एनी पीरियड एक्सीडिंग डैश फ्रॉम द एक्विजिशन देयर ऑफ। तो बैंकिंग जो कंपनीज होती हैं उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि वो अपनी जो आईपीज़ नहीं बना सकती, अपनी प्रॉपर्टीज़ खड़ी नहीं कर सकती। तो बैंक के लिए ये अलाउ नहीं होता, आरबीआई की तरफ से रेस्ट्रिक्शंस हैं। और इसमें लेकिन कुछ छूट मिली हुई है कि वो अपने यूज़ के लिए कोई अगर प्रॉपर्टी अगर चाहें तो कोई ट्रेनिंग सेंटर कोई बना रहा है या हेड ऑफिस बन रहा है या इस तरह की कोई अगर बिल्डिंग तैयार अगर बैंक कर रहा है, तो फिर वो अपनी खुद की बिल्डिंग बना सकता है, रख सकता है अपनी खुद की प्रॉपर्टी। लेकिन वो भी 7 साल से पहले जो है उसको सेल नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि आज प्रॉपर्टी खरीदी उसके बाद जब प्रॉफिट हो रहा है उसको बेच दिया, तो इस तरह का काम नहीं होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो 7 ईयर्स करेक्ट है। ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अ प्रोटेक्शन इज अवेलेबल टू द पेइंग बैंक। तो पेइंग बैंक जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है हमारा, उसमें कई तरह के प्रोटेक्शंस अलग अलग जो सेक्शन है उनमें दिए हुए हैं। कुछ पेइंग बैंक को हैं, कुछ कलेक्टिंग बैंक को हैं। तो यहाँ पर पेइंग बैंक के बारे में पूछ रहा है कौन कौन से प्रोटेक्शन किन किन सेक्शंस में अवेलेबल हैं। या बेसिकली इस यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि विच प्रोटेक्शन इज़ नॉट अवेलेबल टू द पेइंग बैंक, तो कौन से सेक्शन में प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। तो 4 ऑप्शन है, यानी कि 3 में अवेलेबल है और चौथे में नहीं है। तो आपको बताना है कौन से सेक्शन में अवेलेबल नहीं है। सेक्शन 10 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सेक्शन 85 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेक्शन 89 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, या फिर सेक्शन 131 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, सेक्शन 131 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट देयर इज नो प्रोटेक्शन फॉर पेइंग बैंक। इन ऑल अदर ऑप्शंस, यानी कि सेक्शन 10 में भी प्रोटेक्शन अवेलेबल है, सेक्शन 85 में भी और सेक्शन 89 में भी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। अटैचमेंट ऑर्डर इज इशूड बाय। तो अटैचमेंट ऑर्डर जो है वो कौन इशू करता है, यहाँ पर क्वेश्चन ये है। तो ऑप्शन है इसमें ड्रॉअर ऑफ अ चेक, सेकंड है रेवेन्यू अथॉरिटी, थर्ड है मैनेजर ऑफ बैंक, फोर्थ नन ऑफ दीज। तो अटैचमेंट ऑर्डर साथियों क्या होता है, एक बेसिकली एक जजमेंट क्रेडिटर की तरफ से जजमेंट डेप्टर
को जारी किया, जो कोर्ट की तरफ से जारी किया जाता है, क्योंकि जजमेंट क्रेडिटर जब जाता है कोर्ट, मान लीजिए किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन से उधार ले रखा है और वो उसका उधारी वापस नहीं कर रहा है, तो वो जिसने उधार दे रखा है वो पर्सन कोर्ट चला जाता है और कहता है कि ये पर्सन है, ये मेरा पैसा वापस नहीं कर रहा है और आप प्लीज़ इंटरफेयर करिए, और इसका पैसा इस पर्टिकुलर बैंक में सेविंग अकाउंट में है, लेकिन ये मुझे नहीं दे रहा। तो उस केस में कोर्ट को अगर मामला सब ठीक लगता है तो उसके फेवर में कोर्ट जो है वो एक ऑर्डर पास कर सकती है, कि बैंक को ऑर्डर पास कर सकती है कि आप इस पर्सन का इतना इतना पैसा जो इसके अकाउंट में है उसको आप अटैच कर दीजिए, उसको आप रोक कर रखिए, उसको आप दीजिए मत, इस पर्सन को विड्रॉ मत करने दीजिए। तो दो तरह के होते हैं इसमें, ऑर्डर निशी और ऑर्डर एब्सोल्यूट। तो वो डिटेल में अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ पर पूछा है कि कौन जारी करता है, तो सॉरी, ये जो मैं बता रहा था ये गार्निशी ऑर्डर का है। यहाँ पर बेसिकली जो बात की जा रही है वो अटैचमेंट ऑर्डर की बात की जा रही। तो अटैचमेंट ऑर्डर साथियों जो है वो रेवेन्यू अथॉरिटी जारी करती हैं, जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं। जहाँ पर कोई टैक्स लायबिलिटी किसी पर्सन की बन रही है तो वहाँ पर जो है वो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ जो है वो बैंक को ऑर्डर जारी करती हैं और वो कहती हैं कि इस पर्सन का जो अमाउंट है वो आप अटैच उसमें कर दीजिए। जो पहला केस था जहाँ पर जो कोर्ट ऑर्डर जारी करता है वो गार्निशी ऑर्डर के केस की बात हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉई ऑफ अ चेक इज़। तो चेक के केस में हमेशा जो ड्रॉई होगा वो हमेशा जो होता है वो बैंक ही होता है। तो इसमें ऑप्शन है एन अकाउंट होल्डर ऑलवेज द बैंकर। तो ड्रॉई के केस में जो है वो, चेक के केस में ड्रॉई हमेशा बैंक होता है। चेक इज़ ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ बैंक। प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ द बैंक आर। तो बैंक के प्रिंसिपल फंक्शन क्या हैं, जैसे कि बैंक की जो डेफिनेशन दी गई है उसके अनुसार हम बात करेंगे। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, डिस्पैच ऑफ स्टेटमेंट, कि स्टेटमेंट्स को डिस्पैच करना। सेकंड है एडजस्टमेंट ऑफ इंटर ऑफिस ट्रांजेक्शंस। थर्ड है क्लियरिंग। फोर्थ है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फॉर लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। वैसे तो बैंक्स कई सारे फंक्शन करते हैं, कई सारे काम करते हैं, बट एज पर डेफिनेशन गिवन इन सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंक्स मेन फंक्शन इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फॉर लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। बेसिकली इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी इज डिफाइंड एज एन अ कंपनी। बैंक बेसिकली जो मेन फंक्शन जो बैंक का दिया हुआ है वो यही है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, यही इसकी डेफिनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल्स, रिलेशन बिटवीन बैंक एंड कस्टमर इज बैंक डैश एंड कस्टमर डैश। तो यहाँ पर पूछा है जो अलग अलग सिचुएशंस होती हैं वहाँ पर बैंकर और कस्टमर के रिलेशन अलग अलग होते हैं। डिपॉजिट के केस में, या लोन अगर बोरोवर लोन लेता है बैंक से उस केस में, या फिर सेफ कस्टडी होती है, या फिर कलेक्शन में कोई चेक आता है, या लॉकर के केस में, हर केस में बैंकर एंड कस्टमर के रिलेशन अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो सेफ कस्टडी की बात हो रही है। सेफ कस्टडी के केस में बैंक में और कस्टमर, बैंकर और कस्टमर में क्या रिलेशन होता है, तो ऑप्शंस हैं एजेंट एंड प्रिंसिपल, लेसर एंड लेसी, बेलर एंड बेली, और फोर्थ है डेप्टर एंड क्रेडिटर। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट है, बेलर और बेली। तो सेफ कस्टडी के केस में बेलर एंड बेली जो है वो रिलेशनशिप होगा बैंकर एंड कस्टमर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लियन इज एन डैश ऑफ द क्रेडिटर टू रिटेन पोजेशन। तो लियन क्या है, बेसिकली ऑप्शन है ऑब्लिगेशन, राइट, इंटरेस्ट, प्रोटेक्शन। तो लियन जो है वो राइट होता है बैंकर का, जैसे राइट टू सेट ऑफ है ऐसे ही बैंकर का राइट टू जनरल लियन है। तो लियन इज अ राइट ऑफ क्रेडिटर टू रिटेन पोजेशन। सेक्शन 5B ऑफ डैश एक्ट गिव्स द डेफिनेशन ऑफ द टर्म बैंकिंग। तो सेक्शन 5B जो है वो किसका, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। किस एक्ट का पूछा है यहाँ पर जो डेफिनेशन देता है बैंकिंग की, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, या फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का जो सेक्शन 5B है वो डेफिनेशन देता है टर्म बैंकिंग की। तो टर्म बैंकिंग इज डिफाइंड एज इन सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। द राइट टू डैश टू अकाउंट इज नोन एज सेट ऑफ। ऑप्शन है ओपन, बैंकर्स राइट, कंबाइन, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन इसमें सी सही है। जो राइट टू सेट ऑफ है उसका मतलब यही है कि दो अकाउंट को कंबाइन करने का राइट है,
और किसके पास है ये राइट? ये राइट है बैंक के पास में। तो राइट टू कंबाइन टू अकाउंट्स इज नोन एज सेट ऑफ, जहाँ पर एक अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, दूसरे अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है एंड दे आर एडजस्टेड। तो ये बैंकर का राइट है और कंबाइन करने का राइट है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। गार्निशी ऑर्डर इज इशूड बाय पुलिस ऑफिसर, रेवेन्यू अथॉरिटी, इन्फोर्समेंट अथॉरिटी एंड डी कोर्ट ऑफ लॉ। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा गार्निशी ऑर्डर इशू किया जाता है। और ये मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ पूरा, जो अटैचमेंट ऑर्डर का जब क्वेश्चन आया था वहाँ पर मैंने जो बताया था वो एक्चुअली में गार्निशी ऑर्डर होता है, जहाँ पर कोर्ट जो है ऑर्डर देता है बैंक को कि आप इस पर्सन के जो फंड्स हैं वो आप रोक लीजिए। कई बार जो होता है उसमें ऑर्डर में अमाउंट मेंशन होता है, स्पेसिफिक होता है, कई बार स्पेसिफिक नहीं भी होता है। तो दोनों ही तरह के ऑर्डर आते हैं। ऑर्डर निशी जो प्रिलिमिनरी ऑर्डर आता है, और बाद में ऑर्डर एब्सोल्यूट आता है। नेक्स्ट है, अ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हैज़ टू सबमिट कॉपी ऑफ ऑडिटेड बैलेंस शीट टू। तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो हैं, एससीबी जो हैं, उनको अपनी ऑडिटेड बैलेंस शीट की कॉपी किसको भेजनी होती है? तो ऑप्शंस हैं आरबीआई, नाबार्ड, या थर्ड है कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो भेजते हैं साथियों, दोनों को भेजते हैं, आरबीआई को भी और नाबार्ड को भी। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है, आरबीआई एंड नाबार्ड। प्रोमिसरी नोट कैन बी। तो प्रोमिसरी नोट जो होता है वो कैसा हो सकता है? तो ऑप्शन है, सेंटेंस है, डिमांड प्रोमिसरी नोट या यूजेंस प्रोमिसरी नोट। तो साथियों ये दोनों ही तरह के हो सकते हैं, यानी कि 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। दोनों ही तरह के हो सकते हैं, ईदर 1 और 2। क्योंकि प्रोमिसरी नोट है उसमें सिंपल एक जो पर्सन होता है वो जो जिसको पैसा देना है, यानी कि जो बायर है, वो लिख कर देता है कि आई प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट टू दिस पर्सन ऑन सच एंड सच डेट, और साइन करके वो अपना देता है। तो प्रॉमिसरी नोट इस तरह का होता है। और डिमांड प्रॉमिसरी नोट होता है जहाँ पर कोई डेट नहीं होती है, और जो ऑन जब भी डिमांड किया जाएगा तब उसका पेमेंट होना होता है। सेकंड होता है यूजेंस प्रॉमिसरी नोट। यूजेंस प्रॉमिसरी नोट में जो एक पर्टिकुलर डेट मेंशन होती है, चाहे वो 30 दिन बाद की हो, 15 दिन बाद की हो, 45 डेज के बाद की हो, वो आपस में उनका जैसा भी कॉन्ट्रैक्ट है, जैसी बातचीत हो रखी है, तो उसके हिसाब से होता है, उसे हम यूजांस प्रोमिसरी नोट कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, दोनों ही चीज़ें हैं, डिमांड प्रोमिसरी नोट भी होते हैं, यूजांस प्रोमिसरी नोट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव डायरेक्शंस टू आरबीआई ओनली आफ्टर कंसल्टिंग। तो इसमें ऑप्शन है गवर्नर आरबीआई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई, फाइनेंस कमीशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है, गवर्नर आरबीआई। तो आरबीआई के गवर्नर के साथ डिस्कशन करने के बाद ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आरबीआई को डायरेक्शन दे सकती है। और इसका एक अभी रिसेंट में कुछ साल पहले जो हमारे गवर्नर थे, श्री रघुराम राजन जी आरबीआई के गवर्नर थे, उनके और जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उनके बीच में काफ़ी इसमें कन्फ्रंट्रेशन भी, विवाद भी इसमें रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ डायरेक्शन देना चाहती थी, बट वो उससे एग्री नहीं थे। तो यही है कि जब भी आरबीआई को कोई डायरेक्शन देना होता है तो वो जो गवर्नर ऑफ आरबीआई हैं उनके साथ में कंसल्ट करना होता है गवर्नमेंट को। और ये सेक्शन 7 में, आरबीआई एक्ट के सब सेक्शन 7 में ये मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैंकिंग कंपनी रिक्वायर्स डैश फ्रॉम डैश टू अंडरटेक बैंकिंग बिजनेस एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन डैश ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो बेसिकली ऑप्शन है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन। और तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि बैंकिंग कंपनी को क्या चाहिए होगा, लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना होता है बैंकिंग बिजनेस करने के लिए, और कौन से एक्ट में वो दिया हुआ है। तो बैंकिंग जो कंपनी है उसको आरबीआई से लाइसेंस लेना होता है, और ये सेक्शन 22 में दिया हुआ है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 22 जो है वहाँ पर लाइसेंसिंग की बात की गई है, और वो आरबीआई को पावर है कि वो बैंकिंग कंपनीज को लाइसेंस देगा। तो अ बैंकिंग कंपनी रिक्वायर्स लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई टू अंडरटेक बैंकिंग बिजनेस एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 11 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट द फॉरेन बैंक हैव्स टू डिपॉजिट डैश अराइजिंग आउट ऑफ देयर बिजनेस इन इंडिया विद आरबीआई। तो सेक्शन 11 में ये कहा गया है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के, बीआर एक्ट के सेक्शन 11 में कहा गया है कि फॉरेन बैंक जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं उनको कुछ अमाउंट जो है वो आरबीआई के पास जमा करना होगा जो उनके प्रॉफिट का है। तो इसमें ऑप्शन है
फर्स्ट है 10% ऑफ देयर डिपॉजिट, सेकंड है 20% ऑफ देयर डिपॉजिट, थर्ड है 20% ऑफ देयर प्रॉफिट फॉर ईच ईयर, और डी है 20% ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। फॉरेन बैंक हैव टू डिपॉजिट 20% ऑफ देयर प्रॉफिट फॉर ईच ईयर अराइजिंग आउट ऑफ देयर बिजनेस इन इंडिया। So all the foreign banks which are operating in India, they have to deposit 20% of their profit of each year arising out of their business in India with RBI। तो ये ऐसा सेक्शन 11 में लिखा हुआ है BR एक्ट के। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो GIB एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।